अब हम देखेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी, ये सब उनकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। हमें पता है कि CU, AG और गोल्ड जो है वो उनका यूज़ हम कॉइन बनाने में करते थे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। सो हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटेलिक क्लस्टर और वेरी हार्ड एंड लो वोलेटिलिटी एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एनर्जी, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। तो इससे हमें पता चलता है कि इनके पास सारी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे हाई थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटेलिक स्ट्रेस, लस्ट्रस एंड हार्ड और लो वोलेटिलिटी। हार्ड मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनके, लेकिन जो जिंक, कैडमियम एनर्जी है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग नहीं करते हैं। तो हमें पता है कि मरकरी को हम हमेशा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में देखते हैं, मतलब कि ये जो है वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, जिंक, कैडमियम एनर्जी। आगे हम बढ़ते हैं तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इनका आगे बढ़ा जाए। अब ये यहाँ पे कुछ ऐसा पता नहीं है, तो मेल्टिंग पॉइंट का ये ग्राफ हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पता चलता है कि एटॉमिक नंबर और मेल्टिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है। तो Mn जो है, Mn मतलब मैंगनीज, और ये Tc यानी कि मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, और वो है टंगस्टन। टंगस्टन में कुछ नहीं है, लेकिन मैंगनीज और टेक्नीशियम को हम देख सकते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो आ रहा है। वहीं अगर हम देखें क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का सबसे हाई जा रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? अभी ये सबसे मेन चीज़ है। तो क्रोमियम क्यों? क्योंकि इनका ये जो है D5 में इनके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब कि जो है इनकी जो हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ देखो यहाँ सबसे ज़्यादा क्रोमियम का पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा मोलिब्डेनम और टंगस्टन का देख सकते हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा होगी और उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। So, question. In first transition series, the melting point of Mn is low because due to D10 melting point of Mn is low, D10 configuration metallic bonds are strong. No, metallic bonds इसके weak होते हैं, D7, D5, and I think इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, T5 मेटेलिक बॉन्ड्स आर वीक। तो सी आएगा आई थिंक इसका आंसर। सो यस, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो Mn हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 3d5 half filled, 4s2 filled. As a result, 3d electrons are more tightly held by nucleus, and this reduces delocalization of electron and resulting in weaker metallic bonding. ओके, सो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का भी यहाँ पे वही सीन है। मच मोर फ्रिक्वेंट मेटल बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ हैवी ट्रांजिशन मेटल्स। Enthalpy of atomization, enthalpy change to convert 1 mole of substance into isolated gaseous atom. This is known as enthalpy of 1 mole of substance into one isolated gaseous atom. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में हमने ये पढ़ा। नाउ हम देखते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में। अगेन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक बॉन्डिंग, एंथैल्पी इंक्रीजेस, मैक्सिमम अनपेयर्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेरी हार्ड। ओके, एटॉमिक रेडियस हम देख सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस। Now atomic radius, so number of d electron increases, electron propulsion predominates. Scotty and car में फेकोनिकोजन, 3d 4d and 5d, less number of electrons in the d orbitals, nuclear charge predominates. स्कूटी वैन कार में फेकोनिकोजन, यजर नमो तक खुदरा पद आगे कदमी लालू हफ्तारे और सिरपट आजी। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रोल आता है बहुत ज़्यादा, कहाँ? एटॉमिक रेडियस में। और हम देख सकते हैं यहाँ पे पीरियड 4d सीरीज़ और 5d सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ बिल्कुल मिलता जुलता है, ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज़ एक्सपेक्टेड होता है 5d सीरीज़ का वो ज़्यादा होना चाहिए, बट वो कम हो जाता है, और न्यूक्लियर फोर्स जो है बढ़ जाता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किसके बीच में? 3d और 4f शेल्स में होता है। ठीक है, ड्यू टू फिलिंग ऑफ 4f बिफोर 5d ऑर्बिटल। सो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन ग्रुप 3। तो उसके लिए क्या है? स्कूटी
और स्कैंडियम, इटर्बियम और लैंथेनम। हम ये ग्रुप 3 में नहीं दिखता, हमको ग्रुप 3 में नहीं दिखता है ना। ग्रुप 3 में क्या है, स्कैंडियम, इटर्बियम और लैंथेनम का साइज़ जो है वो सेम नहीं होता। हम देखते हैं स्कैंडियम, इटर्बियम और लैंथेनम। इसमें स्कैंडियम सबसे छोटा है, इटर्बियम उससे बड़ा और लैंथेनम सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है जो हमें याद हो चुका है। द पेयर दैट हैज़ सिमिलर एटमिक रेडाई Mn एंड रे। सिमिलर एटमिक रेडाई किसकी होती है, तो हम देखते हैं, देखो स्कूटी वैन कार में फेकोनिकोजन, ये तो फर्स्ट वाली है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा है तो छोड़ दो। स्कूटी वैन कार में तो देखो स्कैंडियम मिल गया, टाइटेनियम और मैंगनीज, इन ABC ऑप्शन तो ऐसे डिलीट हो गए। और मोलिब्डेनम और टंगस्टन जो है वो 4D और 5D, तो इनका जो है एटॉमिक साइज सेम होगा, इसलिए आंसर है D। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर दैट हैज सिमिलर एटॉमिक रेडाई इज। 2019 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर हमें पता है, राइट। नाउ द एटॉमिक रेडाई ऑफ एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट सेम ऑफ विच सीरीज, किस सीरीज के जो एटॉमिक रेडाई है वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। देखो फेकोनिकोजन तो आएगा नहीं, है ना, फेकोनिकोजन नहीं आएगा, फक्लीबेरियात इसमें है ही नहीं, शायद हमारे हिसाब से ए का ही आना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम है, तो वो बीच में कहीं आता है, बीच में। जैसे हम ग्राफ को देख सकते हैं, बाउल शेप बना रहा है, थोड़ा सा कहाँ है, बाउल शेप बना रहा है, तो हम देख सकते हैं फेकोनी का साइज सेम हो रहा है, तो उसका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो फेकोनी, तो ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट। बाकी सारे BCD ऑप्शन में तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ही नहीं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मे बी रिगार्डेड एज द मेन कॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। पुअर शेडिंग ऑफ 1 of 4f electron by another, of 1 of 4 electron by another, 4f electrons. So yes, effective shielding of 1 of 4f electron by another in the shell. तो आई थिंक इसका जो है पुअर शील्डिंग ऑफ 5D इलेक्ट्रॉन्स बाय 4f, ग्रेटर शील्डिंग ऑफ 5D इलेक्ट्रॉन बाय 4f। आई थिंक इसका B या C में से कोई आंसर होना चाहिए, तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होते जाएगी। ठीक है, तो अभी हम देखें इधर में, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का कुछ अलग ही ट्रेंड हो रहा है। वो इसीलिए भी कि जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज़ होगी। मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में। ठीक है, तो ये क्या है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f electrons and increase in effective nuclear charge acting on outer valence electron. Now ionization enthalpy, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ही होगी। नाउ IE1 क्रोमियम और मैंगनीज का देखें हम, तो क्रोमियम जो है वो स्टेबल होता है, लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे उससे तो वो बन जाएगा 3D4 और उसके पास 4s2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसका मतलब ये अनस्टेबल हो गया है अभी। ठीक है, तो उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 है वो जो है मैंगनीज से ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। ठीक है, मैंगनीज की जो है वो ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो Cr+ और मैंगनीज प्लस में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, मैंगनीज प्लस स्टेबल है। IE2 की बात करें, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन Cr+ का है, Cr+ का है 3D5 4s2। ठीक है, हाँ, Cr एक इलेक्ट्रॉन हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन 3D5 4s2 में से लेकिन जब हम Mn+ का देखें और Cr+ में तो वो है डिफरेंस। ठीक है, हम Fe2+ और Mn2+ में देखें तो Fe2+ Mn2+ का ज़्यादा स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन और Fe2+ का कम है। ठीक है, इस तरीके से। और अभी हम सिर्फ 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे,
चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं. फॉर सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लिस्टेड बिलो विद देयर एटॉमिक नंबर्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. अगर हम देखें तो जिंक का जो आता है, वेनेडियम का जो आता है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3d1 4s2 बचेगा. तो ऑफकोर्स इट इज स्टेबल हो जाएगा ये, है ना. क्रोमियम को देखें, अगर हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकाल दें क्रोमियम के, तो देखो इसके पास तो पहले कितना होता है 3d5 4s1. तो ये तो स्टेबल नहीं हो रहा है. जो जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हाईएस्ट होगी. थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालें तो वो होगी फर्स्ट आयनाइजेशन, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी. फर्स्ट Cr+ बनेगा. Cr+ अगर स्टेबल है, Cr+ अगर स्टेबल है, देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल होगा अगर, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइयर होगी. ठीक है. और Cr2+ की अगर हम बात करें, अगर वो स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो यहाँ पे हमें देखना है कि 2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल कौन हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी. देखो क्रोमियम का अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो ऑफकोर्स ये स्टेबल नहीं होने वाला है. वेनेडियम का अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन 3d1 4s2, ये भी नहीं होने वाला. आयरन को अगर हम देखें तो इसका होता है 3d5, मैंगनीज आयरन, ठीक है, 3d5 4s2, 3d5 4s2. तो यस आयरन हो सकता है. और मैंगनीज को अगर हम देखें 3d4 3d5 3d6 4s2, 3d4 4s2, 3d5 4s2. मैंगनीज हो गया 3d5 4s2 और आयरन हो गया 3d4 4s2, सॉरी 3d6 4s2. तो मैंगनीज आना चाहिए इसका आंसर. सो यस द करेक्ट आंसर इज दिस. आगे बढ़ा जाए. फॉर सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लिस्टेड बिलो एटॉमिक. और यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है. एक बार इसका सॉल्यूशन. आफ्टर लॉसिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन become 3d5 and this is the most stable due to half-filled orbitals. Hence third ionization enthalpy will be the highest in this case. Now third ionization minimum किसकी होगी, जिसका सबसे अनस्टेबल होगा. तो देखो Fe तो हो नहीं सकता, ठीक है, Fe तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका हाफ फिल्ड, सॉरी मैंगनीज नहीं हो सकता, मैंगनीज नहीं हो सकता. अगर हम Fe की बात करें तो उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जिनके पास सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब एक ही बचा है, वो भी 3s1 में बचा होगा, तो वो सबसे अच्छा है. ठीक है. तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन किसके निकलेंगे, इसके तो नहीं, 3d4 हो जाएगा ये. इसके निकलेंगे तो आई थिंक पता नहीं इसका आंसर क्या होना चाहिए. Fe आ रहा है इसका आंसर क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा. थर्ड आयनाइजेशन दिस वाई पता नहीं. क्रोमियम इज़ अ टिपिकली हार्ड मेटल वाइल मर्क्यूरी इज़ अ लिक्विड. क्रोमियम एक हार्ड मेटल है, मर्क्यूरी, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. व्हाट वी हैव लर्न, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा हमने, ठीक है. स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग इन मैनी प्रॉपर्टीज. मैक्सिमा इज अबाउट मिडल ऑफ ईच सीरीज. सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी डू नॉट इंक्रीज स्टीपली. sufficiently electropositive due to dissolve in mineral acids in first series except copper are relatively reactive. ठीक, कॉपर को छोड़ करके सब रिलेटिवली रिएक्टिव है. ठीक है. दैट्स ऑल. थैंक यू.